हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। बेटा जी, क्लास 12th सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस का एक पेपर और जारी किया है। ये आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस सेशन 2022-23 क्लास 12th मैथमेटिक्स। ठीक है भाई, बिल्कुल सैम्पल पेपर की तरह है। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 5 सेक्शंस A B C D E। ईच सेक्शन इज कंपलसरी। इंटरनल चॉइस कुछ क्वेश्चन में आपको गिवन है। सेक्शन ए में 18 MCQ है, 2 जो आपके सैम्पल पेपर में आए थे। उसी तरह असर्शन रीजन बेस्ड आपके क्वेश्चन है 1 मार्क के, यानी 20 मार्क्स तो आपको 1-1 से मिल जाते हैं। सेक्शन बी में 5 वेरी शॉर्ट है जो कि 2 मार्क्स ईच हैं। सेक्शन सी में आपके 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस हैं। सेक्शन डी में 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस हैं। और सेक्शन ई में 3 सोर्स बेस्ड कह लो, केस स्टडी बेस्ड कह लो, पैसेज बेस्ड कह लो, मीन्स एक केस स्टडी टाइप के आपके क्वेश्चन है, जो कि हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है विद सब पार्ट्स, यानी उनमें आपको चॉइस मिलेगी। तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतर रहेगा। आपको पैटर्न पता लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन इसका लेकर आई हूँ। सबसे पहले चलेंगे बेटा सेक्शन नंबर ए पर। दिस सेक्शन comprises of multiple choice questions of 1 mark each। और ये क्वेश्चन नंबर 1, 1 नंबर का, इसको देखकर ही कुछ बच्चे घबरा गए होंगे। थोड़ा सा मैं बड़ा करती हूँ, ये देखिए। Shown below is the graph of a function fx whose domain is r minus -1 to 1। ध्यान देना है। Some portion of the graph is hidden behind the star। अब ये जो स्टार है ना, ये ग्राफ नहीं है, यहाँ से समझो आप। ये जो हल्की सी लाइन है लाइट कलर की, थोड़ा और बड़ा करती हूँ मैं, देखिए आप अच्छे से देख पाएंगे। ये कहता है कि जो लाइट कलर की लाइंस आपको दिख रही हैं वो y = 90 को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जो डार्क कलर की लाइन है वो fx यानी फंक्शन के ग्राफ को शो कर रही हैं। तो आप ज़रा ध्यान से इसको देखिएगा कि ये तो लाइट कलर की लाइन है, y है यहाँ पर, यानी कि y की वैल्यू यहाँ 90 डिग्री है। और ये देखो, ये यहाँ पर ये वाली लाइन जो है ये, ठीक है। और ये जो डार्क है, अब आपको फंक्शन देखना कितना दिखा रखा है। एक तो ये लाइन है, एक इधर ग्राफ है, एक इधर ग्राफ है। इतना हिस्सा हमें ग्राफ का विजिबल है, बाकी का इसके पीछे छिप गया है। एक्स एक्सिस पर जो वैल्यूज़ गिवन है वो 0 1 2 3, यहाँ मैं 1 लिख दूँ, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, -1 -2 -3 -4, ये सारा मैंने लिख दिया। और ये आपका y है, और ये जो लाइन है ये वो लाइन है जहाँ y की वैल्यू 90 है। ठीक है, आप एक बार अपना ऑप्शंस देख लो। ऑप्शंस में आपको टेंजेंट इन्वर्स, कोटेंजेंट इन्वर्स, सीकेंट इन्वर्स और कोसिकेंट इन्वर्स गिवन है। ठीक है, और साथ में भाई आप अपना डोमेन भी देख लो। जो आपका डोमेन है इन्वर्स फंक्शन का वो r -1 to 1 है। अब इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात है नहीं भाई। r -1 to 1 जो डोमेन होता है वो 2 ही फंक्शंस का होता है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं भी, पेपर के लिए मैंने स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा किया था। ये देख लीजिए कि सीकेंट इन्वर्स x और केवल कॉसिकेंट इन्वर्स x, इन दोनों का जो डोमेन होता है वो r -1 to 1 होता है। और जो इनकी रेंज है वो अलग अलग हो जाती है। कॉसिकेंट की अगर मैं रेंज की बात करूँ तो -90 to 90 आ जाता है, 0 नहीं होता। और सीकेंट की रेंज की अगर मैं बात करूँ तो 0 to π आ जाता है, जिसमें π/2 इंक्लूड नहीं होता। तो एक बात तो यहाँ क्लियर हो गई कि हमारा आंसर या तो सीकेंट इन्वर्स x है या कॉसिकेंट इन्वर्स x है। तो बाकी को तो हमने देखना नहीं है। अब आप या तो NCERT की हेल्प ले सकते हो, या आपको ग्राफ इन्वर्स फंक्शन का क्लियर होना चाहिए। हम सीधा सीकेंट इन्वर्स के ग्राफ पर चलते हैं। आप NCERT की अपनी बुक भी ले सकते हो। ये y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। भाई सीकेंट y हमारा फंक्शन क्या है, सीकेंट इन्वर्स x। तो x के प्लेस पर आप क्या रखोगे, न्यूमेरिकल्स रखोगे, और y के प्लेस पर जो आएंगे वो आपके एंगल्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 2 3, ये आपका चलेगा 4 5, और इधर चलेगा -1 -2 -3 -4 -5, और y पर आपका चलना है π/2 π3 π/2। ग्राफ को समझना, π/2 π3 π/2। ठीक है, थोड़ा सा इसमें बस थोड़ा सा, अगर आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का ग्राफ सारे क्लियर हैं तो ये 1 ही मिनट का क्वेश्चन था आपका। अब आप ध्यान से देखो कि जो आपका सीकेंट इन्वर्स का ग्राफ है, ये लाइन
सॉरी, ये लाइन आपको यहाँ पर हम पार्टीशन कर लेते हैं। ये π/2, ये -π/2 की लाइन है, ये पाई की लाइन है, ये -पाई की लाइन है, ये आपका 1 है। ठीक है, तो 1 पर ये आपका ग्राफ ऐसे चलता है सीकेंट इनवर्स का। क्लियर है। और फिर आपका ग्राफ, क्योंकि देखो एक बात का ध्यान रखना है कि -1 और 1 के बीच में तो ग्राफ आएगा ही नहीं। -1 ये है और 1 ये है, इनके बीच में अगर मैं यहाँ पर पेंसिल से लाइंस ड्रॉ कर दूँ तो इनके बीच में तो आपको ग्राफ मिलेगा ही नहीं। और यहाँ भी आप क्लियर कट देख सकते हो कि ये तो 1 वाली लाइन हो गई और ये -1 वाली लाइन हो गई, तो इनके बीच में ग्राफ है नहीं। ये ग्राफ यहाँ जाकर कहीं ऐसे मुड़ रहा है, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो ये ग्राफ यहाँ जाकर ऐसे मुड़ रहा है, क्योंकि ये ऊपर तो जाएगा नहीं। इधर होता तो कहीं यहाँ दिखता, ऊपर से ऐसे कैसे आएगा, ये ऐसे तो आएगा नहीं, ये 90 पे कट करके। ठीक है, और यहाँ से ये जा रहा है। अब हम केवल एक आइडिया ले पा रहे हैं कि यहाँ से भी ये शायद ऐसे चला गया होगा। ठीक है, तो इसी बेस पर हमने अपना रिजल्ट बताना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये आ जाओ भाई, आप यहाँ पर 90 से अबव जब आप जाओगे तो ये यहाँ -1 पे ये आपका ग्राफ यहाँ टर्न करेगा और ये आपका ग्राफ इस तरह आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी ये ग्राफ आपका इस तरह रहेगा और इससे ऊपर वाले इंटरवल में 3π/2 पर ये ग्राफ इस तरह रहेगा। अब मैं इसका कुछ पर्टिकुलर पोर्शन हाईलाइट कर रही हूँ। ये देखो, ये 90 वाली लाइन है और ये ग्राफ आप यहाँ ध्यान देना, ये वाला और ये वाला। और अब जो हमें डायाग्राम में इसमें ग्राफ दिया गया है, इसको भी थोड़ा सा एनालाइज करो बेटा जी। ये गैप यहाँ ज़्यादा है, मैं इसको मोड़ लेती हूँ पेपर को ताकि आपको दोनों पैरेलल दिखाई दें। ध्यान से देखो भाई, ये लाइन है एक्स एक्सिस। अब मैंने इसके बिल्कुल पैरेलल ले लिया, ये भी एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये 90 वाली लाइन है और ये आपकी 90। तो 90 वाली लाइन से नीचे देखो, इधर है ग्राफ और इधर है, तो इधर है ग्राफ और इधर है। क्लियर है। और यहाँ जो ग्राफ है ये 90 वाली लाइन से ऊपर है, 90 वाली लाइन से ऊपर इतना हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है। तो ऑब्वियसली ये हमारा सीकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ है। आप कंपेयर कर पा रहे हो या नहीं भाई? मैंने बिल्कुल इसको ऐसे रखने की कोशिश की है, पेपर को बिल्कुल मैंने मोड़ दिया है और अभी मैं और भी अच्छे से इसको ऐसे रख देती हूँ। ये देखो, आई थिंक कि अब आप कर पा रहे होंगे कंपेयर। ये इसका एक्स एक्सिस है पेपर का, ये मेरा एक्स एक्सिस है। ये पेपर वाले की y = 90 वाली लाइन है क्वेश्चन पेपर में, और ये मेरी y = 90 वाली लाइन है। और इसके नीचे वाले हिस्से को भी मैं ऐसे ख़त्म कर दूँ, छुपा दूँ। ठीक है, अब ज़रा एनालाइज करो इस डार्क हिस्से को। आपको ये दे रखा था और ये बाकी इसके पीछे छुपा पड़ा था। तो ये दे रखा था और ये यहाँ स्टार में छुपा पड़ा था, जो कि ऐसे टर्न कर जाएगा। और इसके पैरेलल देखो, ये बिल्कुल हल्की सी लाइन जो यहाँ जा रही है, दिख रही है, y = π/2 वाली लाइन है ये। इसके साथ ये हमारा ग्राफ ऐसे पैरेलल जा रहा है। आगे ये ऐसे मुड़कर ऐसे चला जाएगा इस तरफ, वो हमें देखना नहीं है। हमें तो इसके भाई 90 से 0 से 90 के बीच में ये हिस्सा आ रहा है। तो अब आप देख सकते हो 0 से 90 के बीच में ये हिस्सा ऐसे आ रहा है। 90 से अबव इतना जा रहा है, तो 90 से अबव इतना जा रहा है। बीच में -1 और 1 के बीच में कोई ग्राफ है ही नहीं। तो ये हमारा सीकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ है। आपको मैं रेफरेंस के लिए NCERT दिखला भी देती हूँ। ये आपके NCERT में सीकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ है। एक मैंने आपको बोला था कि भाई ये कोसिकेंट इनवर्स का हो सकता है, तो कोसिकेंट इनवर्स का भी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन 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 फ़र्क देख लो, अगर मैं यहाँ 90 वाली लाइन खींचती हूँ, अगर मैं यहाँ 90 वाली लाइन खींचती हूँ तो इसका एक पार्ट एक्स एक्सिस से नीचे और इसके यहाँ आ रहा है -90 के, जबकि इसने एक्स एक्सिस से नीचे तो ग्राफ दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, समझ आ रही है बात? और ये वाला जो लाइन है ये जस्ट π/2 के ऊपर है, जबकि अगर मैं यहाँ π/2 वाली लाइन खींचती हूँ तो इसके जस्ट ऊपर कोई ग्राफ नहीं है। तो ये कोसिकेंट का ग्राफ नहीं है। और केवल 2 ही फंक्शन ऐसे हैं जिनका प्रिंसिपल डोमेन ये है। तो ये हमारा किसका ग्राफ हो जाएगा? सीकेंट इनवर्स एक्स का, जो कि हमारा राइट ऑप्शन नंबर सी है। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, काफ़ी टाइम ले लिया, लेकिन बेस क्लियर होना ज़रूरी था। अब आ जाओ बेटा सेकंड क्वेश्चन पे।
P and Q are matrices such that both P plus Q and PQ are defined। ये इस तरह का ना NCERT में भी मिलेगा आपको क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट P and Q। भाई P प्लस Q भी डिफाइंड और PQ उनकी प्रोडक्ट भी। थोड़ा सा आप ध्यान देना बस। देखो ये जो क्वेश्चन है ना NCERT का, ये लगभग भाई PY प्लस WY भी डिफाइंड है और फिर ये एडिशन भी डिफाइंड है, तो इनकी वैल्यूज़ N के P की क्या होंगी। ये कुछ कुछ इसी तरह का है, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर NCERT आप कर लेते हो तो कुछ भी आप कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए यू कैन सॉल्व दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट P एंड Q। भाई P एंड Q के लिए क्या ट्रू है कि P एंड Q कैन बी एनी मैट्रिक्स बट ऑफ द सेम ऑर्डर। P एंड Q मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। दीज मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिसेस नॉट नेसेसरली ऑफ द सेम ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ P एंड Q मस्ट बी ऑफ द फॉर्म M क्रॉस K एंड K क्रॉस N रिस्पेक्टिवली विद नो कंडीशन ऑन M एंड N। नहीं जी, पहली बात तो कोई भी मैट्रिक्स हो सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स कैसे हो जाएंगे, रेक्टेंगुलर तो हो नहीं सकते। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। भाई दोनों को रेक्टेंगुलर ले लो सेम ऑर्डर का। मान लो P ले लिया मैंने 3/2 का और Q ले लिया मैंने 3/2 का, तो PQ इज नॉट डिफाइंड। पहली कंडीशन तो यहाँ ख़त्म हो गई आपकी। सुन रहे हो मेरी बात को। भाई पहली कंडीशन क्या है कि दोनों कोई भी मैट्रिक्स हो सेम ऑर्डर के हो, तो मैंने रेक्टेंगुलर ले लिए सेम ऑर्डर के, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल नहीं है, तो PQ तो डिफाइंड है नहीं, तो पहली कंडीशन फेल हो गई। लास्ट वाली पे आ जाओ। P का ऑर्डर M/K है, Q का ऑर्डर K/N है, तो प्रोडक्ट तो डिफाइन हो जाएगी, एडिशन डिफाइंड नहीं होगा, तो लास्ट वाली भी खत्म हो गई। बीच में 2 पे आ जाओ। P एंड Q भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एंड P एंड Q भी स्क्वायर मैट्रिक्स नॉट नेसेसरी ऑफ द सेम ऑर्डर। भाई सेम ऑर्डर के नहीं होंगे तो एडिशन कैसे डिफाइन होगी। तो एक ही ऑप्शन हमारा बचता है और वो है ऑप्शन नंबर B। P एंड Q क्या हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और भैया सेम ऑर्डर के हैं। तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन मैं कहूँगी। तीसरे पे आ जाओ। ए का डिटर्मिनेंट दे रखा है ABC PQR XYZ। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल डिटर्मिनेंट ऑफ AB इक्वल टू 0। भाई बहुत ही आसान आसान चीज़ें हैं, थोड़ा घुमा दिया है चीज़ों को। क्या घुमा दिया है कि ये डिटर्मिनेंट 0 कब होगा। भाई कोई भी डिटर्मिनेंट 0 जब होता है जब उसकी 2 रो आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शनल हो। पहली बात तो अब इसके ऑप्शंस। अच्छा एक बात और समझ लो, पहले क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। पहली कंडीशन दे रहा है A-2P B-2Q। मैं यहाँ लिख देती हूँ, थोड़ा आपको छोटा लगता होगा, तो A-2P B-2Q C-2R 0 हो। दूसरी कंडीशन कह रहा है XYZ 0 हो। तीसरी कंडीशन कह रहा है A/B/C और X/Y/Z इक्वल हो। डिटर्मिनेंट है ABC PQR और XYZ। ए लेना है अगर दूसरा ट्रू है, बी लेना है 1 और 2 ट्रू है, सी लेना है 1 और 3 और तीनों ट्रू हैं, तो डी लेना है। जल्दी से देखो भाई, पहली ही कंडीशन पे आ जाओ। A-2P 0 है, तो A बराबर है 2P आ गया और A/P 2 आ गया। यहाँ आ जाओ, सॉल्व कर लो। B-2Q 0 है, तो B/Q भी 2 आ गया या 2/1 आ गया, और यहाँ से C/R भी 2/1 आ गया। मेरी बात को समझना, A/P B/Q C/R प्रोपोर्शनल है, यानी इस कंडीशन में जो डेल्टा है, डेल्टा लगाऊंगी मैं, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, XYZ 0 हो, एक रो 0 हो गई तो भी डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। ABC और XYZ का रेशो सेम है, यानी 2 लाइन प्रोपोर्शनल है सेम रेशो में, तो भी डिटर्मिनेंट 0। भाई तीनों ठीक है, तीनों ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से है। इफ प्रोडक्ट ऑफ ABC इज इक्वल टू 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बिलो। ये भाई हमें देखना पड़ेगा कि थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ राइट करती हूँ। देखते हैं इस पेज पर आता भी है नहीं। 2A मैं इसको नेक्स्ट पेज पर ही ले लेती हूँ। अब इसने एक कंडीशन दी है कि ABC की प्रोडक्ट अगर 2 है तो इस डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू होगी। 3 वैल्यूज दे रखी है और एक वैल्यू और दे रखी है कि कैन नॉट बी फाउंड विदाउट द वैल्यूज ऑफ ABC। अब कहीं जल्दबाजी में आप ये साइन मत लगा आना, ठीक है। इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा 1-2 ऑपरेशन लगाने की कोशिश करते हैं, कहीं कुछ कम हो जाए तो हमारा। तो इन दोनों को इसमें से माइनस कर दें या R3 पर अप्लाई करके देखते हैं। R3 माइनस R1 माइनस R2 एक लगा लेते हैं बस ऑपरेशन, ठीक है। फिर देखते हैं 2A 3B प्लस C, सेकेंड रो भी एज इट इज ले लेते हैं।
थर्ड में देखो, इसमें से इसको भी माइनस करना और इसको भी, तो ये तो हो जाएगा 0। अब यहाँ देखो c माइनस 2a माइनस सी माइनस 2a, सी से c कट के ये आ जाएगा माइनस 4a। और भैया c माइनस 3b माइनस 3b माइनस सी, ये 3 और 3 ये आ जाएगा 6b। ठीक है, यहाँ तक आया कुछ समझ में? थोड़ा और देखें एक दो ऑपरेशन लगाकर, और कोई ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं तो हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं जल्दी से। किससे एक्सपेंड करें? c1 से कर लेते हैं। c1 से कर लेते हैं तो 2a इंटू, थोड़ा जल्दी ही करना पड़ेगा, इधर ले आओ, 6 दूनी 12, 12ab माइनस 6bc और माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12ab। आया समझ में? ये एज इट इज रो और कॉलम गया, 12ab माइनस 6bc प्लस 12 माइनस 2a, ये कॉलम और ये रो गया, इसको इससे करोगे तो माइनस 18b स्क्वेयर माइनस 0, थोड़ा तो कम होगा ना हमारा काम। और इसको थोड़ा यहाँ ले लेते हैं, प्लस इधर से लेंगे 3b प्लस c, ये रो और कॉलम गया तो बेटा जी ये आ गया माइनस 12ab और ये 0, देखो कितना कम रह गया, और 12ab से 12ab कैंसिल हो गया, 6 2 जा 12abc, और ये हमारा आ जाता है यहाँ पर, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 36ab स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस 12 3 जा 36ab स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस 12abc, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव में कैंसिल हो गए, और 12 12 ये आ गया माइनस 24abc। abc की वैल्यू कितनी है? 2 है, इसको पुट कर दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 48। और चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। अगर आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करते हो तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो एक छोटा सा ऑपरेशन लगाने से ही हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के इज़ द फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। फंक्शन नोट कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा अपना हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x बाई 8x इफ़ x इज नॉन जीरो एंड k इफ़ x इज इक्वल टू 0। और 0 पे कॉन्टिन्यूस है, 0 पे कॉन्टिन्यूस तो वैल्यू और लिमिट इक्वल होंगी, तो वैल्यू तो k आ गई, लिमिट यहाँ से ले लो, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 मार्क का है भाई सिर्फ, तो इसको 1 बाय हमें 2x बाई 2x की फॉर्म में लाना, तो यहाँ 2 चाहिए मुझे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान देना साइन 2x बाई 2x, और इसमें से जो 1/4 है मैंने अलग कर दिया, 4 2 जेट, इस 1/4 को तो ले आओ बाहर, और ये पूरी लिमिट क्या बन जाएगी 1, 1/4 इंटू 1, और 0 पे वैल्यू कितनी है k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए आप एक बार, राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, 5th का राइट आंसर है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 1/x स्क्वेयर कोस स्क्वेयर 1/x। ये मैंने यहाँ लिख दिया है, बहुत सिंपल है। 1/x की जो डिफ्रेंशिएशन होती है वो 1/x स्क्वेयर होती है। अगर मैं 1/x को z पुट कर दूँ तो माइनस 1/x स्क्वेयर dx क्या हो जाएगा dz, तो ये जो सारी वैल्यू है 1/x स्क्वेयर dx ये बन जाएगी माइनस dz, और ये जो इंटीग्रल है आपका ये क्या बन जाएगा, देखो ये सारा तो बन गया माइनस का dz, और इसकी जगह पर आपने वैल्यू रखी तो ये बन गया कोस स्क्वेयर जेड, कोस स्क्वेयर जेड को न्यूमरेटर में ले जाओ तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वेयर जेड डी जेड। और सीकेंड स्क्वेयर की इंटीग्रेशन क्या होती है, टेंजेंट होती है, क्योंकि टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वेयर, तो सीकेंड स्क्वेयर की इंटीग्रेशन हो जाएगी टेंजेंट, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ टेंजेंट जेड और प्लस में सी, जेड की वैल्यू को रख दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ टेंजेंट 1/x प्लस सी। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, माइनस ऑफ टेंजेंट x नहीं 1/x प्लस सी। अब सी नहीं दे रहा है, ये कह रहा है माइनस ऑफ टेंजेंट 1/x माइनस बी वेयर बी जे कॉन्स्टेंट, तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ सी की जगह आप कोई भी कांस्टेंट ले लो, आपको तो जस्ट आंसर बताना है। ये भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल -1 to 1 mod ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वेयर dx। भाई मॉडलेस है, नेगेटिव टू पॉजिटिव लिमिट है, तो ब्रेक कर लो सबसे पहले तो इसको, या फिर आप अलग से एक बार मैं आपको 4x माइनस एक्स स्क्वेयर को अगर फैक्टराइज करूँ तो x बाहर आ गया, ये बन गया
4 माइनस एक्स हमारा आ जाता है, ठीक है। एक्स हमने बाहर ले लिया तो ये बन जाता है 4 माइनस एक्स। अब इस इंटीग्रल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो यूजिंग द प्रॉपर्टी कि भी हम इसको कहीं भी ब्रेक कर सकते हैं लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेशन को। तो ये 0 to 1 आ जाएगा मॉड ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वेयर dx आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना, थोड़ा सा और ब्रेक कर लो एक बार, तो ये बनेगा 4x इंटू 4 माइनस एक्स dx और ये बनेगा मॉड ऑफ x इंटू 4 माइनस एक्स dx। अब इस फंक्शन के बिहेवियर को आपने देखना है इन लिमिट्स के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक बार इसको अलग से हम थोड़ा सा कर लेते हैं। मान लो पहला ही केस ले लो, यहाँ पर ले लेते हैं भाई, यहाँ x क्या है 0 से लेस है, x 0 से लेस है तो ये तो हिस्सा नेगेटिव हो गया। और अब हम बात करते हैं 4 माइनस एक्स की, x 0 से लेस है तो माइनस एक्स पॉजिटिव होगा। सिंपल सी बात है, कोई नंबर 0 से कम है, नेगेटिव है, तो उसका नेगेटिव 0 से बड़ा होगा। दोनों तरफ 4 ऐड कर दो तो 4 माइनस एक्स 4 से बड़ा आ गया, यानी 4 माइनस एक्स 4 से बड़ा है तो 0 से। मेरी बात को समझना, ये जो टर्म है ये नेगेटिव आ गई, x जो है वो नेगेटिव आ गया, और जो है 4 माइनस एक्स जो है वो पॉजिटिव आ गया। तो x इंटू 4 माइनस एक्स की जो प्रोडक्ट है वो क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। इस पूरे इंटरवल में ये पूरी प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव आ गई। अब मोड फंक्शन आपको क्लियर होना चाहिए कि मोड फंक्शन क्या कहता है कि अगर अंदर वाली ये टर्म ग्रेटर देन 0 है तो एज इट इज आ जाता है, और अगर ये टर्म नेगेटिव है तो माइनस ऑफ एक्स आ जाता है। सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में। किसी पर्टिकुलर उसमें साइन में, मोड में, अगर मोड के साइन में जो पर्टिकुलर टर्म है, ध्यान से सुनो, मोड के साइन में जो पर्टिकुलर टर्म है अगर वो नेगेटिव है तो मॉडलेस हट के बाहर उसका माइनस लग के आता है, और वो पॉजिटिव है तो वो एज इट इज आ जाती है। तो ये टर्म तो हमारी भाई नेगेटिव आ रही है, तो जब इसका मॉडलेस ओपन करोगे तो इसके आगे एक और माइनस लग के बाहर आएगा। समझ रहे हो? इसको पहले मैं एक बार फिर से, एक बार थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करते हैं, हाँ जी ये देखो, एक बार मैं फिर से -120 मॉडलेस के अंदर मैंने लिखा 4x माइनस एक्स स्क्वेयर dx, केवल इसी पार्ट को कर रही हूँ। और ये जो प्रोडक्ट है 4x माइनस एक्स स्क्वेयर, ये लेस देन 0 है इस पर्टिकुलर इंटरवल में, तो जब तुम इसका मॉडलेस खोलोगे तो इसके बाहर माइनस लग के आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? -120 माइनस ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वेयर dx। आगे कहानी समझ में, यही सारा खेल है। अब इस इंटरवल पे आ जाओ, इस सेकंड केस पे आ जाओ, ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस पे आ जाओ। यहाँ x पॉजिटिव है तो x तो 0 से बड़ा है तो x तो हो गया पॉजिटिव, x पॉजिटिव है तो माइनस एक्स नेगेटिव है तो 4 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 4 से लेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये भी ध्यान देना है कि x की वैल्यू मैक्सिमम 1 है, x की वैल्यू जो है 1 से लेस है, तो माइनस एक्स की वैल्यू -1 से, तो 4 माइनस एक्स की वैल्यू, ध्यान देना मेरी बात पे, 3 से बड़ी है। तो जो 4 माइनस एक्स है वो 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, यानी 4 माइनस एक्स भी हर हालत में पॉजिटिव है, 3 और 4 के बीच में है। तो x भी पॉजिटिव है और 4 माइनस एक्स भी, तो ये पूरी की पूरी टर्म पॉजिटिव है। इस इंटरवल में जब ये पूरी की पूरी टर्म पॉजिटिव है तो ये बाहर एज इट इज आ जाएगी। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 0 to 1 4x माइनस एक्स स्क्वेयर dx। बस सारा खेल यही था कि ये 0 to 1 हमने ले लिया मॉडलेस ऑफ 4x। ये पूरा तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, आपने आपको अपने बस एक नंबर के लिए करना है तो फटाफट कैलकुलेशन करनी है। ये थोड़ा लेंथी है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। -120 0 to 1 ब्रेक किया, यहाँ इनके फैक्टर्स की, और आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जब मेरा नंबर नेगेटिव है तो ये तो नेगेटिव है ही है, और भाई जब ये नंबर नेगेटिव है, भाई -1 भी है मान लो, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव की ब्रैकेट खुलेगी तो एक और नेगेटिव आगे लग जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही है बात आपको? और अब यहाँ आ जाओ भाई, 0 to 1 में जब हम बात करें तो ये पॉजिटिव है, और 1 से कम वैल्यू, देखो सिंपल सी बात है, ये मैंने फुल डिटेल में समझाया है। यहाँ 1 से कम वैल्यू रखोगे, 1 से कम वैल्यू 0.5 रखोगे तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये सारा, तो ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, ये सिर्फ मैंने आपका बेस
अगर आपको क्लियर नहीं है तो उसके लिए बताया, वरना ये दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ये सब सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि जब मेरे x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो x पॉजिटिव है, 1 से कम वैल्यू रखोगे तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये सारा यूं का यूं आ जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो ये चेंज होके आ जाएगा। तो ये तो क्या बनेगा, -1 to 0 एक्स स्क्वेयर माइनस 4x की इंटीग्रेशन, और ये बनेगा 0 to 1 4x माइनस एक्स स्क्वेयर की। दोनों तरीके समझ आ गया ना। ये तो मैंने लॉन्ग मेथड से बता दिया और ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दी। भाई सिंपल, इसके अंदर 0 से -1 के बीच में 2 पॉइंट रख के, 1 पॉइंट रख के देख लो इन दोनों में, ऐसी 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू रख के देख लो। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, x³ / 3 -4x² / 2 -1 to 0 4x² / 2 -x³ / 3 0 to 1। अपर लिमिट रखो 0 0 0 बन जाएगा, लोअर लिमिट रखो, यहाँ से इसको काट देना, ये 2 आएगा, लोअर लिमिट रखो, ये आएगा -1/3 -2 × -1 का स्क्वायर +1 बन जाएगा, 2 दूनी 4, अपर लिमिट रखो 2 × 1² -1/3, लोअर लिमिट रखोगे 0। देखो अब ध्यान देना, अभी माइनस माइनस प्लस का 1/3, 1 -1² 1 2 1 जा 2 माइनस प्लस का 2 और -1/3 कैंसिल होके जो हमारा आंसर है वो केवल 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ये आपको समझाया जाता है तो इतना टाइम लगता है, अपने आप करते हैं तब इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द एरिया अंडर द पैराबोला गिवन बाय y = 4x² बाउंडेड बाय x एक्सिस, लाइन x = -1 एंड x = -2, y = 4x², x का स्क्वेयर है, यानी कि ये हमारा कौन सा पैराबोला हो जाता है, अपवर्डेड पैराबोला हो जाता है। ठीक है, x = -1 ये है, और x = -2 लेना था भाई, -2 ये है, इन दोनों के बीच का एरिया। और ध्यान देना है y = 4x² बाउंडेड बाय x एक्सिस एंड दीज 2 लाइंस। तो ये सारा एरिया हमने फाइंड करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम -2 to -1। अब एक बात का ध्यान कर लो, y क्या है, 4x² है, तो यहाँ y की वैल्यू रख दो, 4x² -2 to -1 dx। बस ये आपको थोड़ा सा उलझा रहा है, भाषा बदल रहा है, विच वन इज़ द क्लोजेस्ट। सोचेगा कि बच्चे स्टेटमेंट को देख के क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, भाई कुछ भी नहीं है, इसकी इंटीग्रेशन करो, लिमिट निकालो, जो नियरेस्ट आंसर है वो बता दो, सिंपल सा लॉजिक है। तो 4 बाहर आ गया, ये हो गया x³ / 3 -2 to -1, तो 4, ये 3 भी बाहर ले लो। ठीक है, अब ले लो यहाँ -1 की पावर 3 -2 की पावर 3, 4/3 बाहर, -1 का क्यूब -1, -2 का क्यूब -8 जो कि प्लस होके 8, 8 -1 7, 7 4 जा 28/3, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये चलता जाएगा। 9.33 आ गया, 9.33 के नियरेस्ट क्या है, 6 8 9 12, तो ऑब्वियसली 9 है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज एन ऑर्डर ऑफ 2 एंड अ डिग्री ऑफ 3, 2 ऑर्डर हो और 3 डिग्री हो। देख लीजिए जरा, थोड़ा सा इसी पे बड़ा करके इसी पे समझा देती हूँ, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। d² y/dx² - dy/dx होल क्यूब, ऑर्डर 2 है, ध्यान दे लो यहीं पे, ऑर्डर 2 है लेकिन डिग्री कितनी है, 1 है, तो ये तो हमारा आंसर है नहीं। d² y/dx² क्यूब प्लस dy/dx, तो ऑर्डर 2 है, डिग्री 3 है, तो ये ठीक है। ऑर्डर 3 है क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है और उसकी डिग्री 2 है, तो ये गलत है। अब यहाँ ध्यान देना, ऑर्डर तो 2 है, डिग्री डिफाइंड नहीं है क्योंकि साइन ऑफ d² y/dx² आ गया, तो ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो मैं यहाँ पे बल्कि स्क्रीन काफ़ी वो कर दिया था मैंने, 1 मिनट भी थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ स्क्रीन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। और अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये क्या कहता है कि फॉलोइंग इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, dy/dx है 4e⁻3x, y 07/3 है, तो विच वन इज़ द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जल्दी से डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं, dy/dx = 4
ई इज़ टू पावर 3x, dx को उधर ले जाओ, 4 को भी वहीं रहने दो, तो 4 ई इज़ टू पावर 3x dx, वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, y 4 ई इज़ टू पावर 3x बाई 3 प्लस c, ये आ गया जनरल सॉल्यूशन। अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, y की वैल्यू 0 पे 7/3 है, तो दोनों तरफ 0 रख दीजिए आप, x की जगह पर 0 रख दो, तो ये तो हो गया y कब जब x 0 है 4/3 e की पावर 0 प्लस c, y की वैल्यू 0 पर कितनी है 7/3, ये 1 हो जाएगा, 4/3 प्लस c कितना आ जाएगा 7/3 माइनस 4/3, 3/3 यानी 1, इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, यू विल गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू 4/3 e इज टू पावर 3x प्लस 1, एंड लेट्स चेक द आंसर नाउ। देखो भाई कौन सा है, 4/3 इज टू पावर 3x प्लस 1, तो c इज़ द राइट आंसर, आप देख सकते हो, तो ऑप्शन नंबर c इज़ द करेक्ट आंसर। तो अभी यहीं पर कंक्लूड करूंगी मैं भाई, बाकी आप इन 10 क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कीजिए, अगले 10 क्वेश्चंस जो 1 मार्क के हैं मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी। लेक्चर पसंद आया हो तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।